आज इस तीसरे पाठ में देखेंगे पाठ 11 लीलाधर मंडगोई, इनके रचयिता हैं। शीर्षक है ततारा बमीरो कथा। यह कथा अंडमान निकोबार के जनजाति द्वारा संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम दक्षिण द्वीप लिटिल अंडमान की कहानी है। ठीक है, इसके तीसरे पाठ में देखेंगे इस कथा के छठे कथांश या गदांश, छठे गदांश देखते हैं। दोनों शब्दहीन थे, यहाँ से नीचे लिखा हुआ है दोनों शब्दहीन थे। यहाँ देख, दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहें। समुद्र की लहरें में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बमीरो कुछ संकेत सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और पूर्व मूर्तवर्त एक दूसरे को निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। बमीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था। बमीरो का ततारा के समझाने और बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। ये नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। इस छठे कथांश के कुछ कठिन शब्द: शब्दहीन, मौन, सचेत, होश में, निश्चल, निश्चय, अस्थिर, मूर्तिवत, मूर्ति की तरह, समर्पण, झुकना, प्रेम या प्रेम, समर्पण का अर्थ है झुकना या प्रेम, अनवरत, लगातार, मूक, मौन, नियमित, नियम के अनुसार। इस छठे कथांश के माध्यम से रचयिता लीलाधर मंडलोई ने ततारा और बमीरो के प्रेम एक दूसरे के सम्मुख दोनों को शब्दहीन बना देता है। कहते हैं कि बमीरो ततारा मौन दूसरे को एकटक निहारते रहे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम का बहाव था। शाम होने के बाद बमीरो को ऐसा एहसास हुआ तो वह घर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन ततारा मौन होकर अब भी उसी जगह पे खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसी तरह वे दोनों प्रतिदिन समुद्र के किनारे मिलते रहे, लेकिन उनके प्यार की अफवाहें दोनों गांव में आग की तरह फैल गई थी। अब इसके सातवें कथांश में देखते हैं कुछ समय। कहाँ से हैं? इससे अगले पेज में। बिरासी पेज में है, जो इसमें नहीं है लगता है। तो कहते हैं कि कुछ समय बाद पासा गांव के में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें पशु पर्व के हिष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं।
बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम के सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुआ। तारा के मन में इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उनकी व्याकुल आंखें बमीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड में एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह बमीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसने आंखें तरल थी, होठें कांप रहे थे। तारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तारा व्याकुल हुआ। उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तारा किंचित व्याहुमूढ़ था। बमीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उनकी माँ वहाँ पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वाले की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां आ पहुंचे। बमीरों की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने तारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तारा का विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह तारा के लिए असहनीय था। इस साथ में कथांश के कुछ कठिन शब्द हिष्ट पुष्ट, शरीर से मजबूत, भय वश और डर के कारण, झिझक, संकोच, तरल, आंसुओं से भरी, विहार, भावुक, किंचित मूढ़, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में पड़ा हुआ। यानी उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रुदन का रोना, आग बबूला होना, बहुत क्रोध आना, उफनना, उबलना। तो इस सातवें कथांश के माध्यम से हे रचयिता लीलाधर मंडलोई जी प्राचीन समय में मनोरंजन के लिए पशु पर्व के आयोजन तथा तारा और बमीरों के सच्ची प्रेम के प्रति गांव वाले के संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित किया गया है। लेखक बताता है कि एक बार और गांव के पशु पर्व के आयोजन हुआ, जिसमें पशुओं के साथ युवकों की शक्ति प्रदर्शन का प्रतियोगिता भी होती है। इस अवसर पे नाच गान, खाने का आयोजन भी होता है। तारा की आंखें बमीरों को ढूंढ रही थी। वह व्याकुलता से बमीरों को खोज रहा था। बमीरों तारा को अपने सम्मुख देखते ही फुट फुट कर रोने लगी। तभी बमीरों की माँ दूसरे लोगों ने तारा को अपमानित किया। यह स्थिति तारा के लिए असहनीय हो गई। अब इसके 8वें काव्यांश में देखते हैं, कथांश में देखते हैं कि बमीरों अब भी रोए जा रही थी। तारा के गुस्से से भर उठा। जहाँ विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। बीमारों का दुख उसे गहरा रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अन्यास उसके हाथ तलवार के मुड़ पर जा टिका। क्रोध में उन्होंने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध के समन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। जब घबराए हुए थे तब तारा को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंचा। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींची गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकड़ी के सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक तारा धरती में को मानो क्रोध से काटता जा रहा था।
सभी व्याकुल हो उठे। लोगों को ऐसा दृश्य की कल्पना न थी, वे सिहर उठे। उधर बमीरो और था कि उधर बमीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा 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 उसका आवाज़ लगाते हुए ततारा उसकी चीख सुन मानो गड़गड़ाहट में डूब गई हो। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चकता वह जैसे ही अंतिम छोर पहुंचा, द्वीप के दो भागों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा तो दूसरी तरफ बमीरो। ततारा को जैसे ही जोश होश आया, उसने देखा कि एक तरफ के द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढेरी पड़ गई और नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, बमीरो बमीरो। उधर बमीरो भी ततारा ततारा का पुकार रही थी। इस 8वें काव्यांश के कुछ कठिन शब्द: निषेध, मनाही, क्षोभ, गुस्सा, अन्यास, अचानक, राह न सूझना, उपाय न दिखना, सिहरना, कांपना, करुण, दुर्भाग्यपूर्ण। तो इस कथांश के माध्यम से रचयिता ने समाज की कुरीतियों ने दोनों असहाय बना दिया है। परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन को त्याग करना पड़ा। ततारा को सामाजिक कुरीतियों का क्रोध आ रहा था और अपनी असहायता कबर खिज उत्पन्न हो रही थी। बमीरो का रोना उसे परेशान कर रहा था। तभी उसे गुस्सा में अपनी तलवार निकालकर जमीन पे घोंप दी और दूर एक लकीर खींचने लगा। तभी एक गिड़गिड़ाहट के साथ धरती फटने लगी। द्वीप के दो भाग में बट गया, एक ततारा और दूसरी बमीरो। यह दृश्य बहुत भयावह था। ततारा एक तरफ तो दूसरी द्वीप समुद्र में डूबने लगा। तो उधर ततारा बमीरो को तेज तेज पुकारने लगी। इधर बमीरो भी पागलों की तरह ततारा को पुकारती रही। ततारा लहू लुहान हो गया। यह 9वां काव्यांश में आखिरी काव्यांश में वह आखिरी कथांश में ये कहानी के आखिरी पंक्तियां हैं इसकी। ततारा लहूलुहान हो गया, अचेत होने लगा। कुछ देर के बाद उसे होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा था, जो दूसरे हिस्से में संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर बमीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उधर खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह इस तरह बिलग हो गई कि लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिला। आज ना ततारा है ना बमीरो, किंतु यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार के कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए हैं। उसका दूसरा लिटिल अंडमान, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी अपने वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा बमीरो के त्यागमयी मृत्यु शायद इसी दुखद परिवर्तन के लिए थी। इस आखिरी कथांश के कुछ कठिन शब्द: धंसना, नीचे की ओर सरकना, सचेत, बेहोश, भूखंड, धरती का अंश, संयोग से, बिलग, अलग, सुराग ना मिलना, पता न लगना, त्यागमयी, त्याग से भरपूर, दुखद, परिवर्तन, सुखकारी बदलाव। तो इस आखिरी कथांश के माध्यम से रचयिता कहते हैं कि
इस कथांश के माध्यम से लेखक स्पष्ट कर किया है कि दोनों के प्रेम त्याग की भावना या वैवाहिक परंपराओं को बदल दिया। लेखक बताते हैं कि तारा खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया तथा एक भूखंड पर जा गिरा और उस भूखंड और से बहकर तारा कहाँ पहुंचा, आज तक इस भेद को कोई नहीं जान पाया। बमीरो भी विरह अग्नि में तड़प कर पागल हो गई थी। लेखक इस दृश्य को मार्मिक चित्रण करते हुए कहता है कि न आज तारा है और न आज बमीरो है, लेकिन उनकी प्रेम कथा वहाँ के घर घर सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह मत है कि तारा के जादुई तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार किसी घटना से सुखद परिवर्तन आया, दोनों गांव में आपसी वैवाहिक संबंध होने लगे हैं। तो इस तरह इस तीसरे पार्ट के वीडियो में इस कहानी का समाप्त हुआ है। अगले पार्ट में देखेंगे इसके संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।